नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय, डिप्टी लाइब्रेरियन, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली। आप आज के सत्र में हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, अवधारणा और समाज में भूमिका, जो कि आपके कोर्स का पहला अध्याय है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा ये सत्र है, इसमें हम पहले तो कि पुस्तकालय का परिचय, कि पुस्तकालय क्या होता है, उस किस तरह का कार्य पुस्तकालय में किया जाता है, पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है, उसके क्या उद्देश्य हैं और पुस्तकालय में किस तरह की सुविधाएं अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनको दिया जाता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही जैसे कि आजकल आधुनिक समय में सूचना केंद्र का भी इमर्ज हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि कितने प्रकार के सूचना केंद्र होते हैं, सूचना केंद्र और पुस्तकालय दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, इस पर भी हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तथा पुस्तकालय का समाज में क्या भूमिका है, समाज के विकास में, लोगों के विकास में, तो आगे की स्लाइड्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय कि पुस्तकालय क्या है। तो पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन और समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह एक संगठित ढंग से समाज के ज्ञान, अनुभवों को व्यक्तियों में प्रसारित करते हैं। इनका प्रसारण पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लघु पुस्तकों, मुद्रण, अभिलेखों, टेपों, माइक्रो फिल्मों आदि के द्वारा किया जाता है। आजकल के जो आधुनिक समय में या मॉडर्न टाइम में अगर हम कहें तो वेब आधारित सूचना के जो सोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आजकल हम लोग अपने यूजर्स को देते हैं, कि उपयोगी कारणों से आधुनिक सूचना समाज में पुस्तकालय और सूचना केंद्र एक नई भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए उनकी सेवाएं भी उपयोगकर्ता केंद्रित है। कि अभी जैसे जो मॉडर्न टाइम है, इसमें इंटरनेट से आधारित जितनी भी जानकारियाँ, सूचनाएं या जो रिसोर्सेज हमारे हैं, क्योंकि अब लाइब्रेरी का या पुस्तकालय का जो प्रारूप है वो अब पूरी तरह बदल गया है, तथा उसके साथ उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी, कि पहले जैसे लाइब्रेरी में होता था कि हम प्रिंट मटेरियल्स, एक रिपोजिटरी जिसमें कलेक्शन रहता था, कि हम लोग एक भंडारण जिसको कह सकते हैं, कि हम सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे। पर अभी आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, जो हमारा जो रोल है लाइब्रेरियन का भी और लाइब्रेरी भी अभी बहुत मॉडर्न हो गई है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं देते हैं। और खासकर जब अभी पैंडेमिक का टाइम आया, जब ये कोविड, जब लॉकडाउन हो गया, तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन जो जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उस पर लोग केंद्रित हो गए। तो इसलिए जो लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर या जिसको आप सूचना केंद्र कहते हैं, उसकी सेवाएं जो हैं वो यूजर सेंट्रिक हैं, उपयोगकर्ता केंद्रित होती हैं। पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है? पुस्तकालय है तो क्या है, मतलब आप सब लोगों ने अपने अपने स्कूल में या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या आसपास की जो पब्लिक लाइब्रेरी है, कम्युनिटी लाइब्रेरी है, वहाँ आप लोगों ने जरूर कभी गए होंगे, तो आपको इसका आइडिया होगा कि क्या है। लेकिन जो पुस्तकालय, जिसको अंग्रेजी में हम लाइब्रेरी कहते हैं, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन शब्द लिब्रेरिया से हुई, जिसका अर्थ पुस्तक, ग्रंथ रखने के स्थान में है। क्योंकि जैसे ही हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, कि बहुत एक साथ ढेर सारी किताबों का या मैगजीन जहाँ एक साथ हो, संग्रहित हो। कई बार आपके ड्राइंग रूम में भी लोग अपने लाइब्रेरी बना लेंगे, या कहीं भी जहाँ भी लाइब्रेरी मतलब कि कलेक्शन है पूरा, तो जिनका रखने का स्थान है उसको लैटिन शब्द लिब्रेरिया से हुई इसकी उत्पत्ति। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की कि पुस्तकालय ऐसी सार्वजनिक संस्था या प्रतिष्ठान है जिसका दायित्व और कर्तव्य पुस्तकालय संग्रह की देखभाल करना तथा इन्हें उन लोगों को उपलब्ध कराना है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। आप सभी लोग एस.आर. रंगनाथन जी के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जरूर उनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि वो भारत में उनको
फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा जाता है। उन्होंने 5 लाइब्रेरी के जो रूल नियम बनाए उसके बारे में पढ़िएगा, जो आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जिस समय उन्होंने बनाया था। फिर ऑक्सफोर्ड कैंपेनियन टू इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार पुस्तकालय पुस्तक, पत्रिकाओं या अन्य सामग्री मुख्य रूप से लिखित और मुद्रित का संग्रह है, कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है उनका जो कलेक्शन होता है वो लाइब्रेरी होता है। अब पुस्तकालय के उद्देश्य क्या हैं, कि पुस्तकालय है तो पर उसका कोई पर्पस होगा कि वो किस तरह के काम पुस्तकालय को करना है। तो जो पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षा, क्योंकि जो या तो लोग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो शिक्षित हैं, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वही लोग पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है, सूचना, लोगों को सूचना देना, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी किसी व्यक्ति और या समूहों की भी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न संसाधन और सेवाएं प्रदान करना है। ये लाइब्रेरी के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। मानव के विचारों, भावनाओं और अभिव्यक्तियों से संबंधित अभिलेखों को सबके लिए उपलब्ध कराना। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जैसे अगर आज कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें किस तरह के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो ये अभी इस पे बहुत सारा रिसर्च पेपर और लोग किताबें भी लिख रहे हैं, लेकिन जो आगे की जनरेशन आज से 30 साल बाद उनको उन्हीं किताबों से इसके बारे में पता चलेगा। तो जो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी संस्था है जहाँ से आपको इतिहास का पता चलता है। जैसे हम अगर आज के समय में कोई इतिहास पढ़ते हैं तो हमें कैसे मिलता है, क्योंकि जो संग्रहित जो भी जानकारियां हैं किताबों में, मैगजीन में है या न्यूज़पेपर्स में है, तो वो हमें लाइब्रेरी में ही मिलेंगे, कि जितने भी पुराने आर्काइव्स हैं या कोई पुरानी मैगजीन्स, किताब जो भी है, तो हम लाइब्रेरी से ही लेते हैं और वहाँ से हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पुस्तकालय के संसाधनों के इस्तेमाल के दौरान लोगों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना आज के समय में सबसे जो जरूरी चीज़ है, कि अपने यूजर्स यानी जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनको ट्रेंड करना कि कैसे इस्तेमाल करना है, उनको हेल्प करना कि लाइब्रेरी में आपके जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके बारे में बताना तथा उनको कैसे इस्तेमाल करना, ये भी एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर सांस्कृतिक रचनात्मक, शैक्षणिक और मनोरंजक लक्ष्यों की दिशा में जनता के निरंतर आत्मविश्वास विकास की सुविधा के माध्यम से प्रचार करना। तो इसमें जैसे क्रिएटिव कोई काम हो, कल्चरल एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के भी जो लोगों के लिए, उसके लिए भी लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि लोगों को प्रचारित करना। अब हम लोग इस चर्चा करेंगे कि पुस्तकालय के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, पुस्तकालय की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। आधुनिक समाज में पुस्तकालय के कार्य हैं, पुस्तकालय ग्रंथों एवं ग्रंथेतर अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना है, ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के विकास और विस्तार में वृद्धि करना, समाज में औपचारिक और अनौपचारिक जीवन पर्यंत स्व शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो लाइब्रेरी में जो भी किताबें, जो ग्रंथ या जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कोई लिटरेचर है, तो उसको उपलब्ध कराना जो होता है वो पहला कार्य होता है कि आपके लाइब्रेरी में जो में आपके यूजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या चाहिए, तो उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइब्रेरी को एक तो उसको उपलब्ध कराना होता है और उसको इस्तेमाल करने में सहायता भी प्रदान करना कि कैसे ट्रेस करें, कहाँ पर है, और साथ में ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के विकास और विस्तार में भी वृद्धि करता है। अब समाज में औपचारिक, जैसे कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन में, कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन में, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को भी फैसिलिटी लाइब्रेरी से ही मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी कोर्स में रजिस्टर्ड है, आप NIS में आप लोग रजिस्टर्ड हैं, तो आप NIS की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इनफॉर्मल एजुकेशन में हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं या अपने से कुछ तैयारियां स्व शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग पब्लिक लाइब्रेरी या कम्युनिटी लाइब्रेरी, या आप लोग भी जो डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कर रहा,
तो आपके आसपास की जो लाइब्रेरी है उनका एक्सेस सब लोग कर सकते हैं, तो उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब अगला है मानव जाति की साहित्यिक और सांस्कृतिक निधि को भावी पीढ़ी के लिए संस्कृति व अनुसंधान सामग्री के साधन के रूप में संरक्षण प्रदान करना, उनको प्रिजर्व करना। कि आज की डेट, जैसे अभी मैंने कोरोना का उदाहरण दिया, कि आज कोरोना से संबंधित जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जैसे कि कितने लोगों को, कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने डेथ्स हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको 30 साल के बाद भी किसी रिसर्च पेपर, किसी अनुसंधान सामग्री के माध्यम से लाइब्रेरी के थ्रू ही मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी उस सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती है। तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आयु, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी उम्र के, किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं। एक्सेस लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है और जितनी भी रेलिवेंट, विश्वसनीय सूचनाओं को उपलब्ध कराना इनका एक महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो सूचनाओं का भंडार है, मतलब उनका चारों तरफ से बम्बार्डमेंट है, तो उसमें क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये लाइब्रेरी का काम है कि उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने जितने भी उपयोगकर्ता हैं उन तक पहुंचाना। प्रबुद्ध नागरिकता एवं उन्नत व्यक्तिगत जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी संसाधनों का संकलन करना, समुदाय की संस्कृति को उन्नत बनाने में सुविधा प्रदान करना। जो भी कल्चर है, आप जो किसी भी समुदाय या कम्युनिटी का जो कल्चर है वो लाइब्रेरी में ही प्रिजर्व, लिटरेचर के माध्यम से ही उनका संरक्षण किया जा सकता है। अब लाइब्रेरी के जो प्रमुख मुख्य क्षेत्र हैं, बेसिकली जो उनका काम है, सबसे पहले शिक्षा का आता है, जिसमें वो किसी व्यक्ति या समूह का आत्मविश्वास को बढ़ाना और अभिलिखित ज्ञान और व्यक्ति के बीच में दूरी को कम करना। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति उसको अगर पढ़ेगा, लाइब्रेरी से उस इन्फॉर्मेशन को जब वो रिट्रीव करते हैं तो उनकी जो समझ होती है, उससे एक ज्ञान और व्यक्ति के बीच की दूरी को कम करना। औपचारिक, अनौपचारिक एंड प्रौढ़ शिक्षा, जो कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंटिन्यूइंग एजुकेशन में भी लाइब्रेरी का बहुत प्रमुख योगदान होता है। फिर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जो सूचना प्रसार का काम है, तो जितना, जैसे कुछ लोग, जो लोग रोजगार, जन उपयोगी सेवाएं भी लाइब्रेरी प्रदान करती है, कि अगर कोई बेरोजगार लोग हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो उनको रोजगार संबंधित सूचनाएं भी लाइब्रेरी के माध्यम से दी जाती हैं। सामाजिक जो चेतना, सोशल अवेयरनेस और सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट का भी काम लाइब्रेरी के माध्यम से किया जाता है। फिर संस्कृति को प्रोत्साहन, जो कि कल्चर को प्रमोट करना, जैसे कि इंडिया में है, हमें पता है कि हर स्टेट का कल्चर क्या क्या है, लेकिन वो कहीं लिटरेचर में जब लिखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। तो उसको, कल्चर को भी प्रमोट, जो संस्कृति को प्रोत्साहित भी करता है। और किसी भी सांस्कृतिक विकास में एक्चुअली दो पक्ष होते हैं, पठन पाठन एवं चिंतन। क्योंकि अगर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो पुरानी, जैसे इतिहास की बात करें या किसी कल्चर की हम बात करते हैं, तो जो पीछे घटित हुआ या जो चल रहा है, तो उस तरह की चीजें जब लिख कर आती हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक व्यक्ति अगर पढ़ के उसको लिखे तो वो उतनी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं होती है। तो उसमें उसका डिस्कशन अगर किया जाए कि 5 लोग एक चीज को पढ़ के और उसके बाद उस पर डिस्कशन के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, तो वो हमेशा बेहतर होगा। तो इसके अलावा मनोरंजन, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, ऑडियो, वीडियो, फिल्म, रेडियो इत्यादि लाइब्रेरी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब पुस्तकालय किस किस तरह की सुविधाएं प्रदान करती है अपने उपयोगकर्ताओं को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले परिसंचरण सेवा यानी सर्कुलेशन, जो कि लाइब्रेरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सर्कुलेशन सेवा कि हमारे पास जो भी प्रिंट में जो लिखित डॉक्यूमेंट, जैसे किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं,
तो उसमें किताबों का सर्कुलेशन होता है कि जो भी हमारे यूजर्स होते हैं वो लाइब्रेरी में आएंगे और हमसे किताबें लेके जितने दिन का भी उनका अवधि होगी कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन की भी अवधि होगी, हर लाइब्रेरी का अपना अपना उसके लिए पॉलिसी होता है, तो वो उतने दिन के लिए ले जाते हैं और फिर वापस लाकर जमा कर देते हैं लाइब्रेरी में। तो इसको हम लोग सर्कुलेशन या परिसंचरण सेवा करते हैं। फिर रेफरेंस सर्विस होती है कि लाइब्रेरी में क्या रेफरेंस मटेरियल होते हैं जो कि ज़्यादातर रिसर्च या हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में उनका इस्तेमाल होता है कि किस तरह के मटेरियल्स लाइब्रेरी में हैं। अगर किसी की क्वेरीज है, किसी को कोई रेफरेंस मांग रहा है तो उसको हम देना होता है। और ये भी 2 तरह की होती हैं कि त्वरित संदर्भ सेवा यानी रैपिड रेफरेंस सर्विस कि तुरंत देने की। एक होता है दीर्घकालीन संदर्भ सेवा जिसमें आपके इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विसेज होती हैं वो सब इसमें आती हैं। अब दूर दराज यानी रिमोट उपयोग सेवा, रिमोट एक्सेस जो लाइब्रेरी को देते हैं। और आजकल के मॉडर्न समय में और ख़ास करके इस जो हम लोग कोविड महामारी के बीच में जब सब लाइब्रेरीज बंद हो गई जितने भी, तो लॉकडाउन में जितने भी यूजर्स लाइब्रेरी के जो उपयोगकर्ता थे उसकी पूरा डिपेंडेंसी रिमोट एक्सेस पे हो गई कि कैसे लाइब्रेरी को रिमोटली यूज किया जाए। तो रिमोट एक्सेस तभी होगा जब आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने भी कि ऑनलाइन वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत यूनिक सेवा जो लाइब्रेरीज अपने यूजर्स को दे रही हैं। फिर ओपैक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इस सर्विस में जितने भी हमारे प्रिंट मटेरियल्स लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं उनकी पूरा ये डेटाबेस होता है और स्टूडेंट्स इसको या टीचर जो भी हैं, जो भी उपयोग करता है उसको चेक कर सकते हैं। ये वेब बेस्ड भी होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी किताब किस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। उसके बाद आता है संस्थागत भंडार यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो टर्म है वो उसके लिए कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, उदाहरण के लिए NIS को ले लेते हैं। तो NIS में जितने भी यहाँ पे पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं या NIS के जितने अपने रिपोर्ट्स हैं या जो पब्लिकेशन होता है उनको जहाँ रिपोजिटरी में इकट्ठा करते हैं, जो उनका एक लाइब्रेरी बनाते हैं जो, तो वो जहाँ की केवल इस इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन होता है तो वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होती है। उसमें किसी बाहर का या जो आपने खरीदा है डेटाबेस है या किताब है वो सब नहीं इंक्लूड होती है। इसमें वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो यहाँ के लोगों ने, NIS के टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने कुछ पब्लिश किया है या यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल कोई रिपोर्ट है, कोई किताब छप रही है, जर्नल छप रही है, तो वो सारा चीज़ें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में होता है। और उसके लिए भी एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है DSpace जिस पर इसको किया जाता है। फिर उपयोगिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो कि यूजर्स अवेयरनेस, उनके एजुकेशन और उनके ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी जो लाइब्रेरी में केवल किताबों का आदान प्रदान नहीं है, अब बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं जिसमें कि आप उनको रेफरेंस और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, कौन से ओपन हैं, कौन से सब्सक्राइब्ड मतलब खरीदे गए हैं, तो उस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में और कैसे उनको इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ों को हम लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। तो आज के समय में उपयोगिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है लाइब्रेरीज का कि उनको अपने यूजर्स को एम्पावर्ड करना है, उनको अपने यूजर्स को सक्षम बनाना है कि वो कैसे जो आज के समय में जो इतना जानकारी या सूचना का पूरा भरमार है उसमें से कैसे जो रेलिवेंट या जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे निकालें। फिर ILL जिसको बोलते हैं अंतः पुस्तकालय ऋण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क जिसको डेलनेट कहा जाता है। तो डेलनेट में होता है कि जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनको मेंबरशिप लेना पड़ता है डेलनेट की, और वो जिस भी लाइब्रेरी में क्या किताबें हैं, क्या उनके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ई बुक्स है, जर्नल्स है,
तो उसका वो यूनियन कैटलॉग बना देते हैं। और जितने भी मेंबर लाइब्रेरीज हैं, अगर सपोज कि मैं NIOS में हूँ और मेरे पास ये किताब नहीं है, तो मैं डेलनेट की साइट पे जाके चेक करूँगी, और किसी और लाइब्रेरी में अगर वो किताब है तो मैं डेलनेट के माध्यम से उसको मंगा सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। तो वो उसको इंटर लाइब्रेरी लोन यानी अंतः पुस्तकालय ऋण सेवा कहते हैं। इसके बाद आज के समय में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो सेवाएं हैं, लाइब्रेरी जितने भी पुस्तकालय हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाएं अपने यूजर्स को दे रहे हैं। फिर दस्तावेज वितरण सेवा, इसको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहते हैं। तो ये भी, जैसे मैंने डेलनेट के बारे में बोला, डेलनेट के माध्यम से ये सेवा भी होती है और आपस में भी लाइब्रेरीज इस सर्विस को करती हैं। तो इसमें बेसिकली ये, जैसे कोई किताब है, उसका कोई ऐसा अध्याय है जो केवल वही चाहिए, या कोई रिसर्च आर्टिकल है, तो और अपने लाइब्रेरी में अगर वो नहीं अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है, तो हम उसके रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ से वो आता है। इसमें एक्चुअली 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में, कि कास्ट, टाइम और सेटिस्फैक्शन। तो उसमें कुछ कास्ट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो फोटोकॉपी, जैसे जिस दूसरी लाइब्रेरी से उसके जितने चैप्टर का फोटोकॉपी किया तो उसका चार्ज, उसका जो भी पैसा होगा वो जिसने मंगवाया उसको देना पड़ता है, और वो कितने टाइमली आया, क्योंकि टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यूजर का सेटिस्फैक्शन, एंड फिर रिप्रोग्राफिक सेवाएं, जैसे कि फोटोकॉपी की सेवा लाइब्रेरीज में होती है, कि अगर कोई किताब है, जैसे रेफरेंस मटेरियल हैं, तो उनको हम बाहर नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए रिप्रोग्राफिक सेवाएं लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि वो फोटोकॉपी उसके कर सकते हैं अपने चैप्टर्स की, या कोई आर्टिकल है, कोई रिसर्च पेपर है जिसको वो बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए उनको वहाँ से फोटोकॉपी करके ले जा सकते हैं। फिर समाचार पत्र कतरन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सेवा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेवा होती है लाइब्रेरी की, जिसमें कि हम किसी भी जो लाइब्रेरी है उसमें 10-15 जितने भी न्यूज़पेपर आए, तो वो हर बार वो निर्भर करता है कि कौन जिस ऑर्गेनाइजेशन पे, कि किस तरह का उनको क्लिपिंग रखनी है। जैसे अगर मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में हूँ, तो मेरे यहाँ जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, कोई भी समाचार जिसमें उच्च शिक्षा की बात हो रही है, कोई पॉलिसी आई, कोई या एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी है, तो उसके हम लोग क्लिपिंग्स बना लेते हैं। और जो अगर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की खुद की अपनी कोई न्यूज़ आती है, तो उसका भी क्लिपिंग बना के उसको हम अपने इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में और जो जितने सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको भेजा जाता है, तथा लाइब्रेरी में भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद एक अनुक्रमण एवं सारकरण सेवाएं, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। तो अभी जैसे जब मॉडर्न लाइब्रेरीज में जब ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन जैसे हम लोग डेटाबेसेस खरीद ले रहे हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तो उसमें वो खुद पब्लिशर के एंड पे ही वो सब कुछ, जब वेब पे है तो उसका इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट वो अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे पुराने समय में हम लोग करते थे कि जो कोई जर्नल्स, प्रिंट जर्नल्स आ रहा है तो उनका इंडेक्स करना, फिर उस जर्नल में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है, तो उसकी एक समरी एब्स्ट्रैक्टिंग करना, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट भी बनाते थे। तो उस तरह की सेवाएं होती थी। फिर अनुवाद सेवा की ट्रांसलेशन, क्योंकि हमें पता है कि जब अब इंटरनेट के ज़माने में आज 80% से ज़्यादा जो मटेरियल है वो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, तो हिंदी या और रीजनल भाषाएं जो प्रादेशिक लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करवाना, उनके अनुवाद कराते हैं। फिर वर्तमान जागरूकता सेवा यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, और एक SDI सर्विस है। ये 2 सर्विसेज होती हैं। तो इसमें करंट अवेयरनेस सर्विस जो होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कि मान लीजिए मेरी लाइब्रेरी में 500 किताबें इस महीने में अक्टूबर में आई और इतने जर्नल्स आए, तो उसको मैं ओवरऑल जितने भी मेरे लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उनके साथ हमने शेयर कर दिया कि ये है, या किसी फैकल्टी का, किसी टीचर का कोई पब्लिकेशन आता है। पर SDI जो सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको सूचना का चयनात्मक प्रसार कहते हैं, इसमें हम सिलेक्टेड लोगों तक उस तरह की इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं और
अगर हमने आपको मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन भेज दिया तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी कि ये किताबें मैथमेटिक्स में आई, तो वो उसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेती हैं और अपने यूज़र के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको शेयर करती हैं। कि जैसे मान लीजिए मैंने 500 किताबें खरीदी, उसमें 150 लाइब्रेरी साइंस की किताबें हैं, तो मैं वो 150 की लिस्ट अलग बनाऊंगी और उसको अपने लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को के साथ ही बस शेयर करूंगी। तो इस तरह की जो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है वो एसडीआई के अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितने तथ्य हमने आज अभी डिस्कस किया वो समझ में आएंगे। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अवधारणा और समाज में भूमिका है। अब पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि पुस्तकालय क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पुस्तकालय शब्द की, उनके क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या उद्देश्य है। अब इस अध्याय में हम आगे के पार्ट का डिस्कशन करेंगे। अब पुस्तकालय की विशेषताएं, इस पे हमारी चर्चा होगी। तो पुस्तकालय की जो विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी चर्चा किया सत्र में, कि शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रोत्साहन, इस सब के लिए होता है। तो जो शिक्षा में पुस्तकालय का बहुत ही प्रमुख रोल होता है, क्योंकि ग्रंथालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति और समूह के आत्म विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसको पढ़ना जरूरी है, उसके लिए जितने भी लिटरेचर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। तो यह एक पहला उद्देश्य है। फिर अभिलिखित ज्ञान और व्यक्ति के बीच की दूरी को कम करना, कि जो रिटन नॉलेज है उसको कोई भी व्यक्ति, अगर एक बच्चा भी कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको पहले जानकारी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। धीरे धीरे जब वो पढ़ते हैं तो फिर समझ में आती है। तो उस व्यक्ति और जो ज्ञान के बीच की दूरी को भी लाइब्रेरी ही दूर करता है, क्योंकि जो उनके पास वो सारा इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होता है। एंड शैक्षणिक केंद्र के रूप में ग्रंथालय सभी प्रकार की शिक्षा, जैसे औपचारिक व अनौपचारिक, प्रौढ़ तथा जीवन पर्यंत विकास की शिक्षा में सहायक होते हैं। क्योंकि ये एकेडमिक सेंटर की तरह भी लाइब्रेरी को यूज किया जाता है, जिसमें कि जो लोग औपचारिक शिक्षा कर रहे हैं या अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे प्रौढ़ शिक्षा या कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो जीवन पर्यंत विकास की शिक्षा में भी लाइब्रेरी और पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी प्राप्ति समुदाय के लिए ग्रंथों और अन्य पाठन सामग्री के संग्रहण द्वारा की जाती है। सूचना प्रसार यानी कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तो पुस्तकालय प्रत्येक व्यक्ति और समूह के लिए उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सही अद्यतन सूचना उपलब्ध करता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस समय हमारे पास सूचना का भरमार है, बट पर कौन सी सूचना हमारे लिए सही है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या हम कोई किसी कोर्स में हैं, तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही सही इन्फॉर्मेशन है और हमें यही चाहिए। तो उसके लिए पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो अपने पाठकों की रुचि के अनुसार ही अपना संग्रहण, जो कि उनका कलेक्शन होता है, उसको डेवलप करते हैं। कि जैसे हमने एकेडमिक सेंटर की बात की कि वो एक शैक्षणिक केंद्र की तरह भी लाइब्रेरी काम करती हैं। तो उसमें हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अनुसार हम कलेक्शन डेवलप करते हैं कि किसका क्या कोर्स है, या कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसके अनुसार हम उनका पूरा कलेक्शन डेवलप करते हैं। मतलब उनकी किताबें खरीदते हैं या मैगजीन है, जर्नल्स है, जो भी हम करते हैं, और वो सुविधाएं अपने यूजर्स को हम प्रोवाइड करते हैं। फिर है विशिष्ट सूचना स्रोतों से सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि में एक सूचना केंद्र तथा निर्देशात्मक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। कई बार जो लाइब्रेरी या पुस्तकालय है वो सूचना इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी विशिष्ट सूचना के जो सोर्स हैं उनके बारे में, कि अगर कोई हमारे रिसर्च स्कॉलर है या कोई पूछता है कि हमें इस तरह की सूचना कहाँ मिलेगी, तो उसके बारे में हम उनको निर्देशित भी करते हैं कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ कांटेक्ट करिए, इस लाइब्रेरी में या इस सेंटर पे आपको इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स और सूचनाएं मिलेंगी। किसी भी पुस्तकालय में रोजगार समाचार भी आता है। प्लस आज के समय में जब हम ऑनलाइन चीज़ें हैं तो लाइब्रेरी शेयर भी करती हैं ऑनलाइन ईमेल के थ्रू, या डिस्प्ले करती हैं अपनी वेबसाइट पे कि अगर कोई
रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं, जन उपयोगी सेवाएं हैं, कोई सोशल अवेयरनेस के कोई अगर कार्यक्रम हो रहे हैं तो उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी लाइब्रेरी अपने यूजर्स को प्रोवाइड करती है तथा संकलन तथा संग्रह सामान्य जन को प्रशासित करने हेतु करता है। संस्कृति का प्रोत्साहन, तो ग्रंथालय मुख्य रूप से सांस्कृतिक जीवन और सहभागिता का प्रसार, मनोरंजन व समस्त कलाओं का मूल्यांकन करने का कार्य करता है। सांस्कृतिक विकास के दो पक्ष होते हैं, पाठन और चिंतन, जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक स्तर में वृद्धि करना और उसकी संरचनात्मक प्रतिभा का विकास करना। अगर जैसे हमने पढ़ाई कोई चीज़ जो पाठन, लाइब्रेरी हमेशा रीडिंग को प्रमोट करता है कि लोग पाठन करें, तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं और फिर उस पर डिस्कशन जो होता है, चिंतन होता है, उससे अपना मानसिक विकास जो स्तर है, जो मेंटल डेवलपमेंट होगा तथा जो क्रिएटिविटी है कि उसकी उस तरह की चीज़ों का भी विकास होता है। दूसरा, व्याख्यान यानी कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, किसी का लेक्चर है, इस तरह की चीज़ों का भी, सभाओं का उपयोग कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान के लिए योगदान देना, ये एक सांस्कृतिक प्रोत्साहन के तहत आता है। फिर मनोरंजन का, क्योंकि लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है वो मनोरंजन का भी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पुस्तकालय अवकाश के समय का सकारात्मक उपयोग करने के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध करता है कि अगर जैसे छुट्टियां हैं, लोग के पास टाइम है, तो वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और यह सबके लिए नहीं संभव है कि हर किताब आप खरीद लें अपने इंटरेस्ट का, तो वो लाइब्रेरी के माध्यम से लोग उसको वहाँ से लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो पुस्तकालय पढ़ने का जो पठनीय सामग्री उपलब्ध कराता है, ये भी एक मनोरंजन का, क्योंकि बहुत लोगों को जिनको पढ़ने की का चस्का होता है, उनको किताबें पढ़ने के अलावा कोई और चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद आती हैं। तो आज के समय में तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स भी दे रहे हैं, तो जैसे कि मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें लोग किताबें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। खाली समय का सकारात्मक उपयोग कराना पुस्तकालय का आवश्यक कार्य है। उपन्यास है, कोई नॉवेल, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र एवं अन्य सामग्री मनोरंजनात्मक पठन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो और लाइब्रेरी में जैसे कि आज के समय में तो आईसीटी जैसे कि कंप्यूटर भी है विथ इंटरनेट, तो इंटरनेट की भी सुविधा है। तो अभी तो मतलब पूरी दुनिया ही आपके हाथ में है कि जब आप इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ गए हैं तो आप कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो तो है। उसके अलावा भी लाइब्रेरी में जैसे कि ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, फिल्म्स होती हैं, डीवीडी, सीडीज, टेलीविज़न, रेडियो, ऑडियो वीडियो कैसेट, जिसको कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। और जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है उसको प्रोत्साहित करना भी एक, ताकि लोग जो कि किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं तो उस तरह के लोग भी कम्युनिटी लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरीज जो है उसमें जाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। फिर सामुदायिक केंद्र के रूप में विविध प्रकार के अभियात्मक कलाओं जैसे कार्यक्रम प्रायोजित करता है। तो लाइब्रेरी कई बार जैसे कम्युनिटी सेंटर के रूप में भी काम करते हैं, खासकर जैसे रूरल एरिया में है या जो पब्लिक लाइब्रेरीज है जिसमें कि बहुत तरह की कॉम्पिटिटिव या बहुत तरह की अभियात्मक जैसे कला आर्ट्स है उनका कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे बच्चों के लिए ड्राइंग का कंपटीशन है या पोएम कविता लेखन का है या कहानी लेखन का है। कई बार लेखकों को बुला के उनको बच्चों को कहानियाँ सुनवाना या कैसे लिखें कहानी, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आजकल लाइब्रेरीज कराती हैं। उसके बाद सूचना केंद्र है। जो इसका जो सूचना केंद्र है वो मॉडर्न समय में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है और थोड़ा सा लाइब्रेरी से इसका रोल अलग होता है। सूचना केंद्रों की जो स्थापना हुई है वो विशेषज्ञों की विशिष्ट सूचना की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए हुई है। सूचना केंद्रों को ऐसे संगठन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जैसा कि इसकी परिभाषा में है कि सूचना केंद्रों की स्थापना विशेषज्ञों की विशिष्ट सूचना यानी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन की जो नीड है, आवश्यकता है, उसको फुलफिल करने के लिए इस इंफॉर्मेशन सेंटर्स की आवश्यकता हुई। इसमें इसके जो यूजर्स होते हैं, जो इनके उपयोगकर्ता वो होते हैं, बेसिकली वो स्पेशलिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो उस तरह के लोग इस इंफॉर्मेशन सेंटर्स का यूज करते हैं। इसमें सारांशों, स्रोतों और की सूचना को अनुक्रमणिका बनाकर प्रसारित करते हैं। मतलब कि जितने भी समरी है, आपके कोई भी इंफॉर्मेशन की समरी, उसके स्रोत यानी सोर्सेज की जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी इंडेक्सिंग करके उसको प्रोवाइड करते हैं। सूचना केंद्र उच्च विशिष्ट अनुसंधान, मतलब हाई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के संगठन से ये जुड़े होते हैं, जिसमें कि जैसे मेडिकल के फील्ड में कोई, जैसे कि अभी वैक्सीन का जो एक्सपेरिमेंट जो हुए कि उस पर लोगों कितने लैब काम कर रहे हैं, कहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस तरह की इंफॉर्मेशन देने में, या डेटा जो उससे संबंधित होती है। सूचना केंद्र अपने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि संदर्भ सेवा, साहित्यिक खोज, अनुवाद, वाग्मय सूचियां, सारांशकरण आदि। तो संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस कि वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट आता है कि किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लिटरेचर सर्च, जो साहित्यिक खोज जिसको हम कहते हैं, कि लिटरेचर सर्च कि कैसे सर्च करें, उसमें कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, और अनुवाद, इवन ट्रांसलेशन में, फिर इंडेक्सिंग में, फिर समरी बनाना जिसको आप एब्स्ट्रैक्टिंग भी कह सकते हैं, इसके तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। मांग किए जाने पर सूचना सामग्रियों अथवा सूचना का चयन, अधिग्रहण, संग्रह और पुनर्प्राप्ति करते हैं। कि जैसे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन की डिमांड है तो पहले उसका सिलेक्शन, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका रिट्रीवल होता है एंड डिसेमिनेशन किया जाता है। तो इस तरह के काम जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेंटर्स करते हैं। अब सूचना केंद्र के अगर प्रकार के बारे में हम बात करें तो सूचना केंद्र, पहला तो सूचना विश्लेषण केंद्र होता है, फिर क्लियरिंग हाउस है, फिर डेटा केंद्र तथा डेटा बैंक होता है। अब हम ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि सूचना केंद्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचना केंद्र सूचना विश्लेषण केंद्र यानी इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, क्लियरिंग हाउस, डेटा सेंटर तथा डेटा बैंक होते हैं। फिर पुस्तकालय और सूचना केंद्र में क्या अंतर होता है, क्योंकि अगर हम पुस्तकालय और सूचना केंद्र यानी लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करते हैं तो दोनों में के जो सर्विसेज है और जो उनका कलेक्शन है उसमें थोड़ा अंतर होता है, तो उसके बारे में हम भी जानना उतना ही आवश्यक है। तो पुस्तकालय एवं अपने उपयोगकर्ताओं को समष्टि प्रलेख प्रदान करते हैं, जबकि सूचना केंद्र व्यष्टि प्रलेख प्रदान करते हैं। मतलब कि जो लाइब्रेरीज है अपने यूजर्स को पूरा डॉक्यूमेंट देते हैं, जबकि जो सूचना केंद्र हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए उनको उतना ही चाहिए। पुस्तकालय सूचना केंद्र से विभिन्न प्रकार के प्रलेखों के संग्रह, उपयोगिताओं के स्तर व प्रकारों, प्रलेखों के स्थान पर सूचना की उपलब्धि से और आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के उपयोगकर्ताओं के सेवा प्रदान करने में भिन्न है। मतलब इनकी चाहे वो कलेक्शन की हम बात करें, चाहे इनकी सर्विसेज की बात करें, चाहे इनको यूज करने की बात करें, ये सारे इनके अलग अलग होते हैं पुस्तकालय और सूचना केंद्र में। पुस्तकालय केवल प्रलेख प्रदान करते हैं, जबकि सूचना केंद्र न केवल प्रलेख प्रदान करते हैं अपितु प्रलेख में उचित सूचना प्रदान करते हैं। मतलब कि जैसे लाइब्रेरी में आपने किताब बोरो किया, ले लिया, या जो भी ऑनलाइन रिसोर्स है हम उसके बारे में बता देते हैं कि ये है, यहाँ पे है, इसको आप यूज़ करिए। बट जो इंफॉर्मेशन सेंटर है यानी जो सूचना केंद्र है वो उस इंफॉर्मेशन के साथ उसका एक समरी भी बना के देंगे अपने जो भी यूजर्स हैं उनको कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत हाई स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो आपके रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरी किताब
को पढ़ें और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर का जो काम होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स में से ये बताएंगे कि इसमें ये इंफॉर्मेशन है, तो ताकि जो भी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो साइंटिस्ट है या जो भी है, जो रिसर्चर हैं, उनको पता उसी वक्त उसको पढ़ के समरी से ही, वो एब्स्ट्रैक्ट से ही उनको अंदाज लग जाता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो उनके काम से संबंधित है या नहीं। तो पुस्तकालय में सूचना से संबंधित पुस्तक प्रदान की जाती है, जबकि सूचना केंद्र में यथार्थ सूचना, न कि पूरी पुस्तक। तो पुस्तकालय, जैसा कि पहले ही मैंने बोला कि पुस्तकालय से पूरी किताब जो भी आपकी संबंधित है, हम किसी भी सब्जेक्ट से, कि अगर स्टूडेंट मान लीजिए कोई मेडिकल साइंस में पढ़ रहा है तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी किताब है उसको हम दे देंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन सेंटर में अगर किसी का जो रिसर्च का जो एरिया है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करेगी, बल्कि पूरी किताब को नहीं देती है। अब हम आधुनिक समाज और पुस्तकालय की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तकालय और समाज आपस में परस्पर निर्भर और जुड़े हुए हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक मजबूत धारणा है कि पुस्तकालय के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसे सूचना समाज कहा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का बारीकी से अवलोकन करने में सूचना, ज्ञान और पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज को 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण को, जिसे कृषि समाज, जिसको एग्रीकल्चरल सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, जहां लोगों का प्रमुख पेशा केवल खेती करना था। फिर जो दूसरा चरण आया वो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें कि आपके इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई। और तीसरा जो अभी करंट है इसको कहते हैं सूचना समाज, जहाँ की इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जबकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। आप लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह की सुविधाओं को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका उपयोग ले रहे हैं। फिर हम पुस्तकालय और समाज के बारे में अगर बात करें कि उनका क्या पुस्तकालय का समाज में और योगदान है, तो पुस्तकालय या ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था के रूप में सांस्कृतिक स्तर को समुन्नत करने के लिए ग्रंथालय का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है या कल्चरल जो इतिहास है, किसी मतलब सांस्कृतिक, जो हम जैसे भारत में तो हर प्रदेश का अपनी अलग एक संस्कृति है, तो उसमें उनका जो भी संस्कृति है उसको कहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, तो वो डॉक्यूमेंटेड होता है और वो लाइब्रेरी में मिलती है। तो इस तरह से लाइब्रेरी उसको समुन्नत करने के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ग्रंथालय सुसंस्कृत नागरिक बनाने का साधन, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किताब पढ़ता है तो वो सुसंस्कृत नागरिक बनने मतलब सिविलाइज्ड पर्सन जिसको कहते हैं कि वो होता है। एंड ग्रंथालय पुस्तकों के अध्ययन की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है, यानी कि रीडिंग हैबिट, कि लाइब्रेरी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण और जो काम है कि वो अपने यूजर्स की रीडिंग हैबिट को बढ़ाना, मतलब उनके पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। अब उसके लिए लाइब्रेरी जो होती है आजकल बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, कि जैसे कोई कंपटीशन है या हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो उस तरह का उनको असाइनमेंट दिया जाता है, जिसमें कि उनको लाइब्रेरी में जो सामग्री है उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब ग्रंथालय सामाजिक सामंजस्य की सुविधाएं प्रदान करता है। ग्रंथालय ज्ञान संरक्षण करता है, यानी कि नॉलेज का प्रिजर्वेशन भी लाइब्रेरी में ही होता है। पुस्तकालय और शिक्षा की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय और शिक्षा दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही पुस्तकालय जाएगा, या कोई शैक्षणिक संस्थान है तो वहाँ पुस्तकालय होगा ही, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो पुस्तकालय की सेवा लेते हैं। तो शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय का जो रोल है लोक विश्वविद्यालय स्वरूप है। पुस्तकालय को जन शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है, यानी मास एजुकेशन की बात, और उसके अलावा सतत शिक्षा के केंद्र के रूप में भी पुस्तकालय का महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि मास शिक्षा एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं या जो कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं, जो गाँव में हैं या जिलों में होती हैं छोटी छोटी लाइब्रेरीज, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है।
उपयोग कर्ता शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका, यानी कि यूजर्स के एजुकेशन में लाइब्रेरी का क्या रोल होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आज के समय में अपने यूज़र को एम्पावर्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उनको सक्षम बनाना कि क्या इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है और कौन सी रेलिवेंट है। तो इस तरह के लिए उनका सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आजकल लाइब्रेरी का ये बहुत ही क्रूशियल रोल है कि वो अपने यूजर्स को एजुकेट करें, उनको ट्रेनिंग दें। तो पुस्तकालय और सूचना केंद्र उपयोगकर्ता शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले तो रीडिंग हैबिट की जो हमने बात किया कि उनकी पढ़ने की जो आदतें हैं उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना। फिर सूचना साक्षरता जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसमें जैसे मेरी लाइब्रेरी है, अगर कोई भी लाइब्रेरी है, अगर उसमें हमने 50,000 किताबें रखी हैं, हमारे पास इतने सारे ई रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये हैं, बट हमारे यूजर्स को कुछ भी पता नहीं है, हमारे जो उपयोगकर्ता हैं उनको पता ही नहीं कि इस लाइब्रेरी में क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, यूजलेस हैं। तो उसके लिए हम सत्र किए जाते हैं कि जो सूचना साक्षरता के, कि उसमें उन सारे जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या जो आपके यूजर्स हैं उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, इनको आप ले सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। और आज के समय में जब रिमोट एक्सेस की जैसे हमने बात किया कि ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो उनको कैसे यूज करें, कौन उसका आईडी है, पासवर्ड है, क्या है, वो सब कुछ सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी के तहत आता है। फिर कंप्यूटर साक्षरता की बात, क्योंकि कंप्यूटर तो लाइब्रेरीज में है, लाइब्रेरी दे रही है अपने यूजर्स को, इंटरनेट भी है, बट पर ज़रूरी नहीं है कि सबको उसको चलाना भी आता है। तो उसमें भी लाइब्रेरी जो है वो महत्वपूर्ण रोल करती हैं कि अपने यूजर्स को, जिनको नहीं आता है कंप्यूटर, उनको चलाना सिखाती हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करें ये भी बताते हैं। पुस्तकालय संग्रह और सेवाओं कि उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे अभी मेंशन किया मैंने कि अगर सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है हमारे लाइब्रेरी में, पर अगर हमारे जो उपयोगकर्ता हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या है, तो और कैसे उनको इस्तेमाल करें, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी या यूजर अवेयरनेस प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, अगर उसके तहत उनको ये पता चलता है कि अच्छा ये संग्रह है, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, और उनको और प्रोत्साहित करना कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से आपके जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें इसका कितना इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण रोल है इन सारे संग्रह कलेक्शंस का। फिर आईसीटी उपकरणों के ज्ञान और उपयोग को भी बढ़ावा देना, क्योंकि अभी आज के समय में जब मॉडर्न लाइब्रेरीज का भी पूरा जो रूप है वो बदल चुका है। लाइब्रेरीज जो है डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी है या वर्चुअल लाइब्रेरी है, तो उसमें आईसीटी के उपकरणों का ज्ञान, मतलब कि कैसे जितने भी कंप्यूटर है या उनसे रिलेटेड जो भी उपकरण है उनका उपयोग करना, उनका ज्ञान करना होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी उनको बढ़ावा देती है। फिर पुस्तकालय का समाज में भूमिका, पुस्तकालय समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में हमारे पास समाज की सूचनात्मक आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हैं, जैसे कि अकादमिक पुस्तकालय, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज जिनको कहा जाता है, जिसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज में आपके स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो गई। फिर सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज कहते हैं, जिसमें आपकी कम्युनिटी लाइब्रेरी या विलेज लेवल की जो लाइब्रेरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो सार्वजनिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। फिर स्पेशल लाइब्रेरीज की जो जैसे कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ी हुई जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि एम्स है, तो अगर जो एम्स की लाइब्रेरी है तो विशेष लाइब्रेरी होगी, क्योंकि उसमें मेडिकल से ही रिलेटेड बस आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या उनसे रिलेटेड वो सारी सेवाएं होंगी। फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी, और नेशनल लाइब्रेरी में जैसे कोई भी किताब अगर किसी भी देश में अगर पब्लिश होती है तो वो नेशनल लाइब्रेरी में भी जाती है।
फिर आधुनिक समाजों के समर्थन में पुस्तकालयों की भूमिका को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, सूचना का प्रसार, उपयोगकर्ता शिक्षा मतलब कि यूजर्स एजुकेशन, और मनोरंजन और आराम, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन एंड सामाजिक और सांस्कृतिक। तो